Hello, I'm Sadiq Mansoori, and in this video, I'm going to discuss Dr. APJ Abdul Kalam's essay Patriotism Beyond Politics and Religion. डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले डॉक्टर कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अंतरिक्ष उपग्रह प्रौद्योगिकी और मिसाइल विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया। डॉक्टर कलाम ने देश के पहले परमाणु परीक्षण मिशन का नेतृत्व भी किया था। He was the recipient of the country's three highest civilian honors, भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। डॉक्टर कलाम एक गरीब परिवार से थे। वह एक मेहनती और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे जिसमें ज्ञान की भूख थी। उनका मानना था कि वे अपने अनुभवों और सभी प्रकार के लोगों, युवा या वृद्धों से मुलाकातों से सीख सकते हैं। उनकी पुस्तकों में छात्रों, युवाओं, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं, संतों के साथ उनके सभी अनुभव शामिल है। वह राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत के भविष्य के लिए एक महान वक्ता और लेखक थे। उन्होंने भविष्य में एक रूपांतरित भारत का सपना देखा और यह सपना उनके सभी लेखन और पुस्तकों में सामने आया। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं: इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स, टर्निंग पॉइंट्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, एडवांटेज इंडिया आदि उनकी प्रमुख किताबें हैं। यह ऐसे पैट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड के चैप्टर 5 से लिया गया है। इस ऐसे में कलाम लोगों के मन में देशभक्ति को पुनर्जीवित करने के महत्व को समझाया है। उन्होंने अपने जीवन से वास्तविक जीवन का उदाहरण लिया है, जिसमें इसरो के वैज्ञानिक, सेना और नौसेना के अधिकारी, अमर्त्य सेन और कई अन्य प्रतिष्ठित भारतीय शामिल है, जिन्होंने धार्मिक और राजनीतिक बाधाओं से परे देश की सेवा की। और लोगों से हमारे गौरवशाली इतिहास और लंबे स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेने को कहते हैं। वह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से कहते हैं कि वह धर्म और जाति के आधार पर लड़े बिना भविष्य के बारे में सोचें। धर्म के दुरुपयोग पर अपना भय व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, महापुरुषों के लिए धर्म मित्र बनाने का एक तरीका है, छोटे लोग धर्म को युद्ध का साधन बनाते हैं। इस ऐसे की शुरुआत में डॉक्टर कलाम उड़ीसा के पास व्हीलर आइलैंड के अपने एक्सपीरियंस को याद करते हैं। वो बीजू पट्टनायक के साथ अपने समय और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ बात के अनुभव के बारे में बताते हैं। वह धर्म और राजनीति की गिरावट की स्थिति पर अपनी चिंता और दुख व्यक्त करते हैं। He asserts that a nation should be strong to defend itself from enemies. Strength respect strength and not weakness. भारत को परमाणु परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों है, इस पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनका दावा है कि एक राष्ट्र को दुश्मनों से खुद की रक्षा करने के लिए मजबूत होना चाहिए। ताकत का सम्मान करती है, कमजोरी का नहीं। शक्ति का अर्थ है सैन्य शक्ति और आर्थिक समृद्धि। डॉक्टर कलाम दृढ़ता से तर्क देते हैं कि एक मजबूत राष्ट्र में अपनी उपलब्धियों, एकता और संयुक्त कार्रवाई की क्षमता में सामूहिक गर्व में 3 कारक पाए जाते हैं। उनका मानना है कि सभी राष्ट्र जो महानता की ओर बढ़े, उनमें मिशन की भावना रही। और सवाल करते हैं कि अगर जर्मनी जैसा देश जिसने 3 झटके झेले, अगर वो वापसी कर सकता है और आर्थिक रूप से शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से मुखर राष्ट्र के रूप में उभर सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसके लिए हमें अपने विभाजित अतीत, धार्मिक मतभेदों को दूर करना होगा और अपनी सामूहिक संस्कृति में विश्वास रखना होगा। निबंध के अंत में डॉक्टर कलाम अपने प्रसिद्ध भविष्यवादी विजन को बताते हैं और भविष्य की टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और ई कॉमर्स के विकसित भारत के बारे में बात करते हैं। वो भविष्य के भारत और उसके युवाओं की कल्पना करने में आशावादी है। डॉक्टर कलाम भारतीय धर्मों की शक्ति, संस्कृति, एकता, संविधान और तकनीक के समर्थन में अपने तर्क बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी की तरह डॉक्टर कलाम का लेखन लोगों को बांधने और उन्हें भारत की एकता और भविष्य की शक्ति में विश्वास दिलाने के सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है। पूरी किताब में डॉक्टर कलाम उन पलों और यादों को शेयर करते हैं जिसने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। इस ऐसे के फर्स्ट पेज में अब्दुल कलाम कहते हैं, पैदल चलना मेरे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सुबह 5 किलोमीटर पैदल जरूर चलता हूँ। सूर्योदय की सुंदरता को देखता हूँ। वो प्रकाश जो सूर्योदय से पहले होता है, मेरे कान उन गीतों से जुड़े होते हैं जो पक्षी इस ग्रह पर
एक नए दिन की शुरुआत का स्वागत करने के लिए गाते हैं। हर बार जब मैं ठंडी हवा, पक्षियों के गायन और सूर्य के आगमन का अनुभव करता हूँ तो विस्मय से भर जाता हूँ। कैसे प्रकृति उन सभी तत्वों को एक साथ लाती है जो इस क्षण को संभव बनाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे काम में मुझे बहुत सी खूबसूरत जगहों पर ले गया जिसने मेरे दिमाग को लौकिक वास्तविकता के लिए खोल दिया। ऐसी ही एक जगह थी उड़ीसा का चांदीपुर, कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर, जिसके नाम का अर्थ है देवी चंडी या दुर्गा का निवास। यहाँ का समुद्र तट निश्चित रूप से भारत के बेहतरीन समुद्र तटों में से एक है। मैं स्वर्णखा नदी के मुहाने तक समुद्र तट पर टहलता था। नदी का विशाल फैलाव और उसके जल की मनमोहक अविरल तरंगे अपने प्रभाव में सम्मोहक थी। हमने इसरो के श्रीहरिकोटा रेंज से अपनी मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया था, लेकिन हमें अपनी मिसाइल परीक्षण की रेंज की जरूरत थी। इंटरिम टेस्ट रेंज आईटीआर की स्थापना 1989 में मिसाइलों, रॉकेटों और उड़ान परीक्षण वाहनों को लॉन्च करने के लिए की गई थी। मल्टी रोल त्रिशूल, मल्टी टारगेट आकाश एंटी टैंक नाग मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल और लंबी दूरी की अग्नि मिसाइल सहित विभिन्न श्रेणी की कई मिसाइलों का परीक्षण आईटीआर से किया गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने के लिए स्थापित भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस को भी इस रेंज में परीक्षण किया गया। आईटीआर ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और पायलटलेस एयरक्राफ्ट लक्ष्य के परीक्षण जैसे कई अन्य मिशनों को भी पूरा किया। आईटीआर को अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से हवाई हथियार और प्रणालियों के परीक्षण के लिए भी सक्षम बनाया गया, जिसमें ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, मल्टी टारगेट वेपन सिस्टम और हाई एक्सेलरेशन मैन्यूरेबल मिसाइल शामिल है। आईटीआर समुद्र तट के साथ 17 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां कई ट्रैकिंग उपकरणों का परीक्षण वाहनों के उड़ान पथ पर तैनात किया गया है। आईटीआर में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण सुविधाएं एक मोबाइल और फिक्स्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल एस बैंड ट्रैकिंग रडार, फिक्स्ड सी बैंड ट्रैकिंग रडार, फिक्स्ड और मोबाइल टेलीमेट्री सिस्टम, रेंज कंप्यूटर, फोटो प्रोसेसिंग सिस्टम और मौसम विज्ञान प्रणाली है। जुलाई 1995 में किसी समय यह एक गर्म और उमस भरी मध्य रात्रि थी। हम पृथ्वी की लगातार चौथी सफल उड़ान के परीक्षण देख रहे थे। लोगों के चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। हम में से 30 से अधिक लोग 1200 मेहनती टीम के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे, आगे क्या। आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला ने सुझाव दिया कि सेना को भूमि सीमा पर 150 मीटर के भीतर सटीकता के साथ उड़ान परीक्षण की आवश्यकता है। इसे तकनीकी भाषा में सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी सीईपी कहा जाता है। हमने भारत का भौगोलिक मानचित्र खोला। आईटीआर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर 5 छोटे बिंदु थे। ये व्हीलर द्वीप है। हम कुछ कारणों से राजस्थान के रेगिस्तान में नहीं जा सके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बहुत दूर है। 2 बजे हमने तय किया कि मिसाइल प्रभाव परीक्षण के लिए व्हीलर द्वीप सही विकल्प थे। अब उपयुक्त द्वीप की खोज शुरू की। क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था। किसी ने सुझाव दिया कि मछुआरों से हमें द्वीप की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कहा जाए। मेरे 2 साथी सारस्वत और सलवान गाड़ी से धामरा नामक स्थान पर गए। धामरा से उन्होंने 250 रुपये प्रतिदिन की में एक नाव किराए पर ली। जब तक वे द्वीप पर पहुंचे तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। सलवान यात्रा के दौरान खाने के लिए फल ले गया था, लेकिन यही उनका रात का खाना बन गया। द्वीप पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह एक खूबसूरत रात थी, लेकिन मेरे दोस्त इससे काफी डर कर बिताया। अगली सुबह उन्होंने द्वीप का सर्वेक्षण शुरू किया, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा है। उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने द्वीप के पूर्वी हिस्सों में बांग्लादेश के झंडे को एक पेड़ के शीर्ष पर उड़ते हुए देखा, जिसके पास झोपड़ियां थी। इस द्वीप पर शायद पड़ोसी देश के मछुआरे आते थे। मेरे दोस्तों ने फौरन झंडे को हटा दिया। इसके बाद चीजें तेजी से आगे बढ़ी। वन और पर्यावरण अधिकारियों सहित जिला अधिकारियों ने द्वीप का दौरा किया। इसके तुरंत बाद मुझे द्वीप के अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्री की मंजूरी मिल गई। भूमि हस्तांतरण के लिए उड़ीसा सरकार और वन विभाग के साथ औपचारिकताएं पूरी की गई। फाइल को मुख्यमंत्री के डेस्क तक पहुंचाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से मिला।
मैंने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र भी लिखा था जिसमें बताया गया था कि हमें डीआरडीओ के काम के लिए द्वीपों की आवश्यकता क्यों है। 10 दिनों के भीतर हमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिल गया। मैंने मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बारे में बहुत कुछ सुना था, खासकर उनकी पायलट के दिनों के बारे में और राष्ट्रपति सुकर्णो के साथ उनकी दोस्ती के बारे में। जब मैंने मेजर जनरल के.एन. सिंह और सलमान के साथ मुख्यमंत्री के कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। मेरे लिए उन्होंने कहा, ओ मेरे दोस्त कलाम, मैंने डॉक्टर साराभाई के समय से लेकर अब तक आपके काम को फॉलो किया है। आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। मेरी उपस्थिति में उन्होंने उड़ीसा सरकार के निर्णय पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, कलाम, आपने जो स्वीकृति मांगी थी वह मैंने दे दी। मैं जानता हूं कि आप उसका सदुपयोग करेंगे। आपका मिशन मिसाइल कार्यक्रम देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा से जो कुछ भी चाहिए वह तुम्हारा होगा। फिर अचानक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझसे बहुत ही प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने मांग भरे लहजे में कहा, कलाम, आपको मुझे देश को एक वचन और आश्वासन देना होगा। जिस दिन भारत अपना आईसीबीएम बना लेगा, मैं एक भारतीय के रूप में और मजबूत हो जाऊंगा। बीजू पट्टनायक एक जबरदस्त व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व है और एक नेता के रूप में भी बहुत प्रभावशाली थे, जिनका राष्ट्र के प्रति प्रेम राजनीति से परे था। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, सर, हम आपके मिशन के लिए काम करेंगे। मैं दिल्ली में आपके विचार पर चर्चा करूंगा। कोई 40 साल पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो से मिलने के लिए बीजू पट्टनायक ने अपना कलिंग एयरवेज विमान को जकार्ता ले गए। सुकर्णो की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया था और परिवार में नई जन्मी लड़की के नाम खोज रहा था। जब बीजू दा ने उनसे मुलाकात की, सुकर्णो ने भारत से आए आगंतुकों को अपनी समस्या के बारे में बताया। बीजू पट्टनायक ने अपने दिमाग को उन बादलों की ओर लौटाया जिन्होंने बचपन के आगमन की बधाई दी थी और उनके लिए संस्कृत के समकक्ष का सुझाव दिया था। सुकर्णो की बेटी का नाम तुरंत मेघावती रखा गया और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र के नेता की बेटी को हिंदू नाम मिला। कई वर्षों बाद मेघावती सुकर्णो पुत्री पहले उपराष्ट्रपति और फिर इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। महापुरुषों के लिए धर्म मित्र बनाने का तरीका है। छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार बना लेते हैं। 1 अरब लोगों के साथ एक बड़े देश के लिए एक संपन्न उद्योग वाला देश और वैज्ञानिक प्रतिभा का एक बड़ा पुल, एक देश के अलावा जो परमाणु शक्ति है, भारत के लिए जितना होना चाहिए उतना नहीं है। पोखरण द्वितीय के बाद पश्चिम एक ही सांस में भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करता है। क्या दुनिया को यह दिखाना हमारे राष्ट्र हित में नहीं है कि हम पाकिस्तान से परे एक दुनिया के बारे में सोच सकते हैं? हम गुणात्मक रूप से बेहतर, अधिक परिपक्व और धर्मनिरपेक्ष देश हैं जिसमें लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता है। मार्च 2002 के दौरान मैं अन्ना विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के लगभग 200 छात्रों को पढ़ा रहा था और मैंने प्रौद्योगिकी और उसके आयामों पर 10 व्याख्यानों की श्रृंखला दी। बातचीत के अंतिम दिन दोहरे उपयोग वाली तकनीक पर चर्चा हुई। छात्रों में से एक ने सवाल किया, सर, मैं हाल ही में डॉक्टर अमर्त्य सेन के इस बयान के संपर्क में आया हूं कि भारत द्वारा मई 1998 में किए गए परमाणु हथियार परीक्षण की कल्पना गलत थी। अमर्त्य सेन एक महान अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें विकास पर उनके विचारों के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। ऐसे व्यक्तित्व की टिप्पणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी टिप्पणियां पर आपका क्या विचार है? मैं आर्थिक विकास के क्षेत्र में डॉक्टर अमर्त्य सेन की महानता को स्वीकार करता हूं और उनके सुझावों की प्रशंसा करता हूं। जैसे प्राथमिक शिक्षा पर जो जोर दिया जाना चाहिए, उनके विचार में भारत को अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए। मैं सहमत हूं, लेकिन हमें अतीत में भारत के अनुभव को भी ध्यान में रखना चाहिए। पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु प्रसार के खिलाफ बात की और सभी देशों में शून्य परमाणु हथियारों की वकालत की। हम परिणाम जानते हैं। किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिकी धरती पर 10,000 से अधिक परमाणु हथियार है। अन्य 10,000 परमाणु हथियार रूसी धरती पर है। उनकी संख्या यूके, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में है। स्टार्ट द्वितीय, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस के मध्य हाल के समझौते केवल परमाणु वॉरहेड्स की संख्या को घटाकर 2000 करने की बात करते हैं और ये समझौते भी लंगड़ा कर चल रहे हैं। कोई भी वॉरहेड्स की कमी को गंभीरता से नहीं लेता। जो लोग मई 1998 में अमेरिका, रूस या अन्य पश्चिमी देशों में शून्य परमाणु हथियार का दर्जा हासिल करने के परीक्षण के खिलाफ हैं, उन्हें एक आंदोलन करना चाहिए। यह याद रखना आवश्यक है कि हमारे दो
पड़ोसी देश परमाणु हथियारों और मिसाइलों से लैस है, क्या भारत मूक दर्शक हो सकता है? पिछले 3000 वर्षों में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली सहित विजेताओं के उत्तराधिकार द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है, या तो अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, या एक धर्म का प्रसार करने के लिए, या हमारे देश की संपत्ति को चुराने के लिए। भारत ने कभी दूसरे देश पर आक्रमण क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि हमारे राजा पर्याप्त बहादुर नहीं थे?